Hi guys, a very warm welcome to all of you in our Gurmantra Academy and we are doing a complete course on GATE Biotechnology. आज का लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री के बारे में, कल का ही कंटिन्यूएशन होगा। हम अच्छी तरह से बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ टेस्ट्स भी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से हम आज की टॉपिक में चले जाते हैं। ओके Okay, so today we are going to talk about kinetics, enzyme kinetics. Kinetics का मतलब है मूवमेंट। ओके तो एंजाइम काइनेटिक्स में किस चीज की मूवमेंट हो रही है? रिएक्शंस की। ओके प्रोसेस हो रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है। ओके सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर एंजाइम काइनेटिक्स। सो एंजाइम काइनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ एंजाइम रिएक्शन रेट। Okay, rate means the speed. Okay, rate means the speed. So the speed at which the enzyme converts the substrate to product, and that is called your kinetics. Okay, so they increase the rate of the reaction. They means here enzymes. Okay, so enzymes increase the rate of the reaction. How do they do that? By stabilizing the transition state. Okay, so this is your transition state. Transition state means you have your enzyme plus substrate, then you will get enzyme substrate complex, then you will get enzymes product, then you will get enzyme plus product. Okay, like this. Okay, so this is the transition state complex. Okay, this is the transition state complex. So it is very reactive in nature. तो उसका एनर्जी को नीचे लाना है, यू हैव टू लोअर द एनर्जी. If the this particular transition state complex is stabilized by lowering the energy, then the rate of the reaction will increase. It will not require a lot of energy to bring out products. Okay, so Michaelis Menten was a scientist. He gave kinetic equation for the enzyme catalyst reaction. Okay, so Michaelis Menten reactions, that is also called as equation. It's also called as equation. Okay, so what happens in an equation is that it's very simple. V naught is equal to V max substrate concentration by Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. तो ये वाला इक्वेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये का काइनेटिक इक्वेशंस है. तो यूजुअली क्या होता है, जब आपका रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, हमेशा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल हाई होता है प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते समय. ओके, तो प्रोडक्ट एनर्जी को मतलब एनर्जी को छोड़ के इट विल कम टू इट्स नॉर्मल स्टेट, दैट इज स्टेबल स्टेट. तो यहाँ ये है आपका रिएक्टेंट. ओके, रिएक्टेंट है मतलब सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट विदाउट कोई एंजाइम, विदाउट एनी एंजाइम, इट नीड सो मच एनर्जी, इतना ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए होता है ताकि वो अपना बैरियर को ओवरकम कर सके और प्रोडक्ट को बना सके. ठीक है, प्रोडक्ट को वो बना सके. तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, इसे ही हम कहते हैं. तो यहां तक रिएक्टेंट के पास एनर्जी, यहां तक उसे पहुंचाने के लिए जो चाहिए उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. आप देख सकते हैं यहां कितना ज्यादा एक्टिवेशन कितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है यहां से यहां तक. ठीक है, जब हम एंजाइम को यूज करते हैं, एंजाइम को यूज करते समय एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. ठीक है, इट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी. अब बस इतना ही रह गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि प्रोडक्ट्स आपको क्विकली मिल सके. तो रिएक्टेंट जहां था वहां से प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी की रिलीज होती है. Okay, so overall energy is released during the reaction and your products is formed and products will be stable products. ठीक है, वो आपको देगा stable products. तो spontaneous reaction क्या होता है,
बाय ऑब्वियस मीन्स सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसका फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है। कैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है? कैटलाइज्ड रिएक्शन में एंजाइम्स आ जाते हैं। एंजाइम आते समय क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, फिर वो प्रोडक्ट्स तक लेके आएगा। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेट ऑफ ES formation, enzyme substrate complex formation. This is equal to what? This is equal to rate of dissociation of product. Okay, product dissociation. तो माइकलिस मेंटन का इक्वेशन क्या है? हमने देख लिया था का V naught is equal to Vmax substrate concentration by Km plus substrate concentration. This is your MM equation. ठीक है, तो ये यहाँ कहाँ से बनता है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये है आपका रेट कांस्टेंट एंड देन इट गिव्स एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। सो वी नॉट क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी है। वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी है। के एम क्या होता है? व्हाट इज के एम? वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। के एम क्या होता है? के एम substrate concentration होता है। So you can see Km here. So Km is a substrate concentration when your Vmax is half. Okay, it is the substrate concentration when your Vmax, जब Vmax का हम ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका Vmax है, इसका हाफ है, मतलब ये पूरा Vmax है, इसका हाफ है ये जगह। तो हाफ ऑफ द Vmax को जब हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में लेके आएंगे दैट विल गिव यू Km। और ये बताता है अफिनिटी के बारे में। इट विल टेल यू अबाउट अफिनिटी, अफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। ओके, so the Km is inversely proportional to the affinity. So I told you, it will tell you about the affinity, but कैसे बताएगा वो? Okay, so Km is inversely proportional to the affinity. ये एक important point है, इसलिए मैं इसको बॉक्स कर देती हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। तो माइकलिस मेंटेन बहुत कुछ आपकी एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बताता है। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इन द एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज इन द वाई एक्सिस। तो इनिशियली क्या होगा? बहुत धीमे धीमे से आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है द रेट ऑफ द रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते होते आपका रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, टिल टिल वी मैक्स के बाद ये पैरेलल हो जाता है, विच मीन्स आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी इंक्रीज कर लोगे, रेट ऑफ द मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन वी मैक्स इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं यहां लिख देती हूं आपका क्वेश्चन, वाई आफ्टर enzyme reaches Vmax, ठीक है, enzyme reaches Vmax even if you increase substrate concentration the Vmax does not increase। ठीक है, ये इंक्रीज क्यों नहीं होता मैं आपको बता देती हूं। तो यूजुअली क्या होता है, मान लो यहां एंजाइम 5 एंजाइम्स है आपके पास यहाँ, ठीक है, एक वहां एंजाइम 1 2 3 4 5, तो बहुत सारे सबस्ट्रेट है। मैं सबस्ट्रेट को ऐसे करके लिख देती हूँ, ठीक है, ये है एंजाइम। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्टिव साइट, हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया। ठीक है, आपका ये इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है।
अगेन और थोड़ा इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगेन दूसरा सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बैठ गया और थोड़ा इंक्रीज हुआ। अगेन एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ और थोड़ा इंक्रीज हुआ। अगेन एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ और थोड़ा इंक्रीज हुआ। अब क्या होता है, कोई भी फ्री एंजाइम नहीं है, सबस्ट्रेट तो आपके पास बहुत ज्यादा है मगर एंजाइम फ्री नहीं है, तो क्या होगा, यही आपका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी वो होता है जब सारा का सारा एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वो फुली, इट इज फुल्ली ऑक्यूपाइड बाय योर सबस्ट्रेट, यू डू नॉट हैव एनी अदर एक्टिव साइट फॉर योर सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है। अब जब ये दोनों रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाएगा, ये जब प्रोडक्ट बनाएगा, ओके, उसके बाद एक एंजाइम खाली रहेगा, देन अनदर सबस्ट्रेट विल कम एंड बाइंड, ठीक है, अनदर सबस्ट्रेट विल कम एंड बाइंड। इसमें भी आपका Vmax वेलोसिटी, ठीक है, Vmax तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें और एंजाइम नहीं है, मगर इफ यू इंक्रीज द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो Vmax और ज्यादा जाएगा, ठीक है, Vmax विल गो मोर, ऐसे, ठीक है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, तो माइकलिस मेंटेन ग्राफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से हमें एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बताता है, मगर इसमें भी एक डीमेरिट है, वो है कि द कर्व कैन मीट Vmax ओनली एट इंफिनिटी। ये पैरेलल लाइन में चला जाएगा, ये है Vmax, ठीक है, ये है आपका Vmax, ये जा रहा है आपका वेलोसिटी, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस बन जाते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, वो मीट नहीं करते, इंफिनिटी में मीट करते हैं, तो ये आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए यूजुअली हम ये वाला ग्राफ यूज नहीं करते। नेक्स्ट इज योर लाइन वीवरबर्ग प्लॉट। तो लाइन वीवरबर्ग प्लॉट में क्या होता है, इट इज अ मॉडिफिकेशन, ये प्लॉट का मॉडिफिकेशन है, और इसमें मॉडिफिकेशन कैसे किया गया है, you know, plot is V naught is equal to Vmax into substrate concentration by Km plus substrate concentration, इसका इनवर्स कर दिया, ठीक है, इसका इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 1 by V naught is equal to Km plus substrate concentration by Vmax into substrate। अभी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसे बाहर भी तो निकाल सकते हैं, राइट, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट क्योंकि कॉमन है, ओके, तो आपको ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा, ओके, आपको ऐसा ही एक इक्वेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको, Km बाई Vmax इंटू सबस्ट्रेट प्लस S बाई Vmax इंटू सबस्ट्रेट को कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा Km बाई Vmax, ठीक है, प्लस 1 बाई Vmax। क्या आपका ये इक्वेशन आ गया, राइट। सो जब आप इक्वेशन को इनवर्स करोगे, सो लाइन वीवरबर्ग प्लॉट क्या है, इनवर्स ऑफ इक्वेशन, ये आपको जानना है, ओके। तो जब इसे हम प्लॉट करते हैं, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, ओके। तो y एक्सिस इज 1 बाई v नॉट, यहां आप देख सकते हैं y एक्सिस 1 बाई v नॉट है, x क्या है, 1 बाई सबस्ट्रेट है, ओके। स्लोप क्या होगा, जब आप स्लोप निकालोगे वो होगा आपका Km बाई Vmax, और इंटरसेप्ट क्या होता है आपका 1 बाई Vmax, ठीक है, आपका इंटरसेप्ट है 1 बाई Vmax और नेगेटिव इंटरसेप्ट है -1 बाई Km, ओके। आप इस इक्वेशन से ग्राफ भी बना सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज लाइन वीवरबर्ग प्लॉट। ये बहुत ज्यादा फेवर्ड प्लॉट है, हम इस प्लॉट को हर जगह यूज करते हैं एंजाइम रिसर्च में, क्योंकि ये अच्छी खासी आपकी प्रॉपर वैल्यू दे देता है। मगर इसमें एडवांटेज, इसका आप दो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, एक है कि ये प्लॉट से ज्यादा एक्यूरेट है, आपको ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा, स्पेशली इनहिबिशन में, ठीक है, इनहिबिशन में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको दे देता है।
ओके, नेक्स्ट इज एडी-ऑफ-टी प्लॉट या फिर हम इसे कहते हैं EH प्लॉट। ओके, EH प्लॉट। इसमें आप यहां देख सकते हैं, इसमें क्या किया गया है, ये भी एक मॉडिफिकेशन है, ये एक मॉडिफिकेशन है। दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ LB प्लॉट, लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये भी बहुत एक्यूरेट ही होता है। इसमें प्लॉट किस किस के बीच में होता है, V वर्सेस V बाय सबस्ट्रेट के बीच में ये प्लॉट होता है। ठीक है, और यहां आप देख सकते हैं, दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस। इसका स्लोप है -km, ओके, एंड इट हैज अ स्लोप ऑफ -km। दिस इज योर V मैक्स, ओके, इंटरसेप्ट, okay, it is your intercept, y intercept. X intercept is your V max by km. Okay, you have to remember this, you have to remember mm equation, LB equation, EH equation, okay, Eddie-Hofstee equation, and one more, Haynes plot. ठीक है, you'll have another Haynes plot. इन सब का आपको याद रखना है इक्वेशन, ग्राफ, ओके, फिर X एक्सिस, Y एक्सिस, स्लोप, इंटरसेप्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। आप एक छोटा सा डायग्राम बना के अपने नोटबुक में रख लीजिएगा और कीप रिवाइजिंग इट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। Next is Haynes plot. Haynes plot is also a modification of LB plot. ओके, ये है आपका इक्वेशन और इसमें प्लॉट किया गया है ऑन द X एक्सिस S एंड ऑन द Y एक्सिस S बाई V। ठीक है, और इसका स्लोप है 1 बाई V मैक्स एंड इंटरसेप्ट इज Km by V max. And the negative intercept is -km. Okay, everything is plotted as y is equal to mx plus c. यही इक्वेशन से सबको प्लॉट किया गया है। नेक्स्ट इज योर एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन के बारे में हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या हो रहा है, एंजाइम को इनहिबिट करने से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में किस तरह बदलता है। ओके, सो एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, आपकी नॉर्मल एंजाइमेटिक रिएक्शन को डिसरप्ट कर देता है। ओके, या तो ये रिवर्सिबल हो सकता है या फिर इरिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, इनहिबिटर थोड़ी देर के बाद इट विल डिसोसिएट फ्रॉम योर एंजाइम। इरिवर्सिबल क्या होता है, आपका एंजाइम और इनहिबिटर हमेशा एक दूसरे के साथ बाइंड होता है, लाइक परमानेंटली बाइंडिंग। सो इफ द इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम ट्रांसिएंटली, ट्रांसिएंटली मतलब टेम्पररी, वो आपको देगा रिवर्सिबल इनहिबिटर। अगर वो परमानेंटली बाइंड हुआ है देन इट विल गिव यू इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ओके, सो रिवर्सिबल इनहिबिटर either binds to the active site. Okay, रिवर्सिबल इनहिबिटर में कैसे बाइंड होता है, वो एक्टिव साइट में बाइंड होता है। अगर वो एक्टिव साइट में बाइंड होगा तो देन दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, या फिर कोई और साइट में जाके बाइंड होगा देन दैट इज कॉल्ड एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, तो ये है आपका एंजाइम इनहिबिशन। तो इन द X एक्सिस यू हैव सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, Y एक्सिस यू हैव वेलोसिटी मतलब द रेट ऑफ अ रिएक्शन। आप यहां देख सकते हैं एंजाइम की कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैसे हो रही है। एंजाइम की कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आप देख सकते हैं, इट इज लाइक दिस। नॉर्मल एंजाइम कैसे काम करता है, दिस इज योर नॉर्मल एंजाइम। ठीक है, ये है आपका MM प्लॉट, नॉर्मल एंजाइम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, ये इसकी ये जो वेलोसिटी है ना वो उसको डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी को। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये देख सकते हैं आप कितना डिक्रीज हुआ है एंजाइम से। ठीक है, एंजाइम से कितना डिक्रीज हुआ, Vmax तक तो जाने ही नहीं देगा वो। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, दे compete विद द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं इन देयर एक्टिव साइट। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दे विल compete विद योर सबस्ट्रेट इन इट्स एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं,
ये Km को इंक्रीज करते हैं। ओके, Vmax तो सेम ही रहता है, Vmax इज सेम। ठीक है, ये इस ग्राफ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं यह है नॉर्मल एंजाइम और यह है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इन दोनों का Vmax तो सेम है, मगर यू हैव टू चेक द Km। ठीक है, यू हैव टू चेक द Km। ये है Vmax। ठीक है, Vmax का हाफ क्या है आपका, क्या आप देख सकते हैं Km इंक्रीज हो चुका है, राइट। Vmax तो सेम है, Km इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो द चांसेस आर मोर दैट सबस्ट्रेट विल कम एंड बाइंड टू द एक्टिव साइट रादर देन योर इनहिबिटर। तो इस तरह आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का प्लॉट। ये है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का प्लॉट, LB प्लॉट। So you can see your x-axis is 1 by x, y-axis is 1 by v naught, और ये है आपका इक्वेशन फॉर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, इसका बहुत बड़ा डिराइवेशन है, पर अगर डिराइवेशन सब हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने यूजुअली पढ़ा ही होगा, बट वो सब जरूरी नहीं है। वो आपको पूछेंगे इक्वेशन क्या है, प्लॉट क्या है। प्लॉट में आप देख सकते हैं Vmax इज सेम बट Km इज डिफरेंट, और डिफरेंट कैसे डिफरेंट, इट इज इंक्रीजिंग। ओके, और इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करेंगे, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। इफ यू डू दैट यू कैन ओवरकम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, आपका जो इनहिबिटर है दिस विल गो एंड बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इट विल गो एंड बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और प्रोडक्ट फॉर्म होने से ये उसको रोक देता है। यू कैन सी हियर, ये है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसके साथ इनहिबिटर बाइंड हो गया, देन इट बिकेम्स एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर। ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। सो दिस इज योर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इक्वेशन है ये। ओके, दिस इज योर इक्वेशन। इसमें क्या होता है, Vmax और Km दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं, और कैसे डिफरेंट होते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। ये है नॉर्मल एंजाइम का, ठीक है, ये है नॉर्मल एंजाइम का, एंड और ये होगा इनहिबिटर का। ठीक है, नॉर्मल एंजाइम और इनहिबिटर दोनों के दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। और इसे आप ओवरकम कैसे करोगे, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को अगर कम कर दोगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम हो जाएगा ना। तो अगर ये कम हो गया तो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर भी कम हो जाएगा। तो इस तरह आप एंजाइम की कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, आपको जो इनहिबिटर है इट विल गो एंड बाइंड टू अनदर लोकेशन ऑन द एंजाइम। किसी और लोकेशन में जाके बाइंड हो सकता है ना, उसे हम एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं। कोई और साइड में जाके बैठ जाएगा। वो जब किसी और साइड में जाके बैठ जाएगा, वो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग होती है ना एक्टिव साइट, उसको चेंज कर देगा। एक्टिव साइट चेंज हो गया तो फिर आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो पाएगा, तो वो बाइंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या होता है, इसमें Km तो कुछ चेंज नहीं होता, मगर Vmax कम हो जाता है। ठीक है, यू कैन सी हियर Vmax इज द डिक्रीजिंग वन। ओके, इट डिक्रीजेस, मगर Km इज अनचेंज्ड। इसे हम मिक्स्ड इनहिबिशन भी कह सकते हैं। ओके, तो दिस इज योर समरी स्लाइड। इसे आप समरी स्लाइड के तरह मान लीजिएगा। इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, Km Vmax का इफेक्ट क्या है। ठीक है, सो दिस स्लाइड यू कैन स्क्रीनशॉट एंड यूज इट एज अ रिविजन बॉक्स। ओके,
एंड ऑल्सो दिस, ये मैंने आप ही के लिए बनाया है, इसे आप रिवीजन बॉक्स की तरह यूज करते हैं। पूरा एंजाइम एंड इट्स इनहिबिशन के लिए सिर्फ 2 स्लाइड्स काफी है, एक है ये वाला स्लाइड और दूसरा ये वाला स्लाइड। इसमें मैंने इनहिबिशंस Km Vmax 1/Km 1/Vmax की पूरी डिटेल्स लिख दी है। जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, आपका Vmax सेम होता है, आप यहाँ देख सकते हैं Vmax सेम है, Km इंक्रीज होता है, और ये इनवर्स होता है इन द केस ऑफ 1/Km एंड 1/Vmax। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, दोनों के दोनों पैरेलल ग्राफ, ये आपको पैरेलल ग्राफ मिलेगा क्योंकि दोनों के दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या मिलेगा, Vmax तो डिफरेंट होगा मगर Km सेम होगा, ठीक है। यू कैन यूज दिस फॉर योर मेमोरी एंड रिवीजन पर्पस। गुड। सो अब हम जाने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के पास। हमने प्रोटीन्स के बारे में बात किया, स्ट्रक्चर्स के बारे में, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, देन वी स्पोक अबाउट एंजाइम्स, देन उससे पहले हमने बात किया था रामचंद्रन प्लॉट के बारे में। तो अभी हमारा प्रोटीन का फंडा खत्म, ओके, प्रोटीन इज ओवर। अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का नाम में ही काम है, उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। ऑल्सो इसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन करके कहते हैं, ओके। यूजुअली, ठीक है, ये जो प्राइमरीली ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, आपका स्टार्च, आपका शुगर, ये सब। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nO, ठीक है। द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट इज CnH2ON। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के नाम से कार्बन और वाटर है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट करके नाम आता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस से। और आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, आपको चाहिए लाइट, ओके, आपको चाहिए वाटर, इन सब से आपको मिलता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। कार्बोहाइड्रेट का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है, इट्स अ मोनोमर। मोनोमर फॉर्म ही आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो यू कैन क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स एज मोनोसैकेराइड्स, एक सिंगल यूनिट, डाइसैकेराइड्स 2 यूनिट्स, oligosaccharides it's between 2 to 10 units, and polysaccharides it will be more than 10 units, okay। so this is called as your मतलब classification। तो monosaccharides का examples है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ओके। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ओके। सुक्रोज कैसे बनता है, ओके, सुक्रोज हाउ डज इट फॉर्म, इट इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और लैक्टोज, लैक्टोज इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन योर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और आपका होमवर्क है, यू नीड टू टेल मी माल्टोज किस चीज का कॉम्बिनेशन है। सो इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन। सो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है, 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर होता है, तो उसमें आता है आपका रैफिनोज एंड स्टैकियोज। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, मोर देन 10, और उसका ब्रांचिंग भी हो सकती है, तो आपका होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ये दूसरा एक क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स का टेबल है, आप यहां देख सकते हैं। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्डोसिस एंड कीटोसिस। एल्डोसिस में एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, कीटोसिस में कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एल्डोसिस का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, कीटोसिस का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। So if you talk about number of carbon atoms, you have 3 carbon atom, C3, C4, C5, C6 and C7. ओके, शुगर फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 3 कार्बन से मैक्सिमम 7 कार्बन तक होना चाहिए, ओके। नाउ दिस इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आपको क्या मिलेगा, 2 शुगर यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स, 2 मोनोमर्स टुगेदर आपको मिलेगा डाइसैकेराइड, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज एंड यू हैव योर
सुक्रोज। फिर आता है आपका ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है आपका रैफिनोज। टेट्रासैकेराइड स्टैकियोज। होमोपॉलीसैकेराइड मतलब पूरे की पूरी पॉलीसैकेराइड इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। ओके, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर जिसे हम होमो कहते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड मतलब इसमें मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ different units of sugar. ओके, तो मोनोसैकेराइड का यहां आपका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ग्लूकोज विच इज एल्डिहाइड ग्रुप, इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप, यहां आप देख सकते हैं। एंड फ्रक्टोज हैज ए कीटोन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मीन्स इट विल हैव टू मोनोमर यूनिट्स, जैसे कि एग्जाम्पल इज योर सुक्रोज। सुक्रोज विल हैव glucose and fructose. Then you have polysaccharide, it will have several units of same monomer. Okay, like cellulose, it will contain so many n number of glucose molecule. So now we are going to understand about the properties of carbohydrates. So the first property is stereoisomerism. Whenever you talk about isomerism, it is about L and D configuration. Okay, whether it all of its OH groups are present in one direction or the opposite direction. If it all of it is present in one direction, then that is called as D glucose. And if it is in the opposite configuration, it is called as L glucose. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? जब प्लेन पोलराइज लाइट आपकी सैंपल में पड़ता है तो क्या वो लाइट को लेफ्ट साइड घुमाता है या फिर राइट साइड घुमाता है? दिस इज योर ऑप्टिकल एक्टिविटी. ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी के डिफरेंस में आप क्या बात करते हैं? एल ग्लूकोज माने लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ओके, दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट देम. ये सब हमने प्रोटीन्स में ही पढ़ा है. नेक्स्ट इज स्टीरियोमर्स. ओके, वो आपकी दो होते हैं, एक है एनांसियोमर्स, देन योर्स इज डायास्टीरियोमर्स. एनांशियोमर्स में क्या होता है? वेरी सिंपल. सो दिस इज वन स्ट्रक्चर, दिस इज अनदर स्ट्रक्चर. ओके, ये इसमें इन दोनों की स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? एक का OH ग्रुप दिस साइड है, दूसरे का दिस साइड है. ओके, सो इट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. OH ग्रुप इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ओके, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की. दैट इज कॉल्ड एज एनांशियोमर्स. डायास्टीरियोमर्स में क्या होता है? डायास्टीरियोमर्स में मतलब ये दोनों डायास्टीरियोमर्स है, दिस वन एंड दिस वन. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ OH ग्रुप एंड H ग्रुप आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ सेम डायरेक्शन में है. एक डायरेक्शन में H ग्रुप है और दूसरी डायरेक्शन में OH ग्रुप है. सो दीज आर कॉल्ड एज डायास्टीरियोमर्स. डायास्टीरियोमर्स मिरर इमेज नहीं होते, दे आर नॉट मिरर इमेजेस. नेक्स्ट इज एपीमर. एपीमर मतलब देर इज ओनली वन कार्बन चेन की configuration में asymmetry. Okay, they differ in configuration of only one asymmetric carbon. This is called as enantiomers. For example, you have two groups here, like for example glucose and galactose. Okay, there is only difference in C2 and C4. ठीक है, C2 and C4. ठीक है, सो दिस इज वाई यहाँ C4 की कार्बन में डिफरेंस हो रहा है. यहां आप देख सकते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ग्लूकोज का C4OH राइट साइड में है, बट फॉर गैलेक्टोज इट इज ऑन द लेफ्ट. So that is the only difference between glucose and galactose. That is why it is called as C4 epimer. What is C4 epimer? Galactose. किसका? ग्लूकोज का. सेम थिंग इफ यू टॉक अबाउट मैनोस. मैनोस में अगर आप देखोगे तो यू कैन सी हियर द डिफरेंस इज इन द C2 कार्बन. द डिफरेंस इज ओनली इन द C2 कार्बन. ओके, सो C2 epimer. C2 epimer is your mannose. किसका एपिमर है? ग्लूकोज. ओके, नेक्स्ट इज योर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? जब दो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ मिलके पॉलीमर बनाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है. इन एवरी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ओके,
देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और क्या होता है ये? COC बॉन्ड है ये, ठीक है, इट्स अ COC बॉन्ड। यू हैव अ कार्बन हियर, O अगेन कार्बन हियर, COC बॉन्ड। इसमें भी एक ट्विस्ट है, ओके, आइदर द बॉन्ड शुड बी लाइक दिस, मतलब ऐसे CCO, या फिर ऐसा हो सकता है CCO, ओके, ये C एंड दिस O, तो ऐसा हो सकता है, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट उसका भी कॉन्फ़िगरेशन का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ओके। अल्फा डी ग्लूकोज मतलब if the OH group is in the down direction then it is called as alpha D glucose। अगर OH ऊपर वाली डायरेक्शन में है then it is called as beta D glucose। ये सब बस सिंपल है, बस आप स्ट्रक्चर को देख के ये सब बता सकते हैं और ये MCQs में आते हैं, ओके। So now we have studied what is carbohydrate, its classification, glycosidic bond, its properties. Now we have to learn the difference between cellulose, starch and glycogen. This you can use it as a revision box slide. ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ, आप यहाँ देख सकते हैं सेल्यूलोज, ओके, सेल्यूलोज सोर्स है प्लांट। स्टार्च में दो टाइप्स के हैं, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन, दोनों के दोनों प्लांट में प्रेजेंट है, मगर ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। सब यूनिट्स क्या होता है सेल्यूलोज का? बीटा ग्लूकोज, ओके। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन सब का अल्फा ग्लूकोज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, ओके, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बॉन्ड्स क्या होता है? 1,4 मतलब बीटा 1,4, इसका है अल्फा 1,4, इसका है अल्फा 1,4 एंड 1,6, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होती है। अगेन अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6, ओके। ब्रांचेस इसमें होते हैं? नहीं, यहां ब्रांचिंग होती है और यहां भी ब्रांचिंग होती है। डायग्राम्स आप यहां देख सकते हैं, कैन यू सी द डायग्राम्स? कैन यू सी द डायग्राम्स? ऐसे जिगजैग पोजीशन में है, जिगजैग, दैट इज व्हाई इट हैज बीटा कॉन्फर्मेशन। अगर सब सेम डायरेक्शन में है देन इट विल हैव एन अल्फा कॉन्फिगरेशन। सब एक डायरेक्शन में है, ओके, मगर इसमें ब्रांचिंग है, ओके, यू कैन सी अ ब्रांचिंग हियर। सिमिलरली इसका भी आप ब्रांचिंग देख सकते हैं। तो ये सब है आपका डिफरेंशिएशन, ओके, दिस इज द डिफरेंशिएशन। शेप्स देख लीजिए, शेप्स ऐसे होते हैं। दिस इज द शेप ऑफ सेल्यूलोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल। तो हेमीएसिटल कहाँ फॉर्मेशन होती है? जहां एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट, दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हेमीएसिटल मीन्स आपका जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसमें बेंडिंग हो जाती है, ओके, सर्कुलर स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो कहाँ से कहाँ बॉन्ड होता है? Can you see here? This is your D glucose. Okay, this is your D glucose and C5 कार्बन में जो ऑक्सीजन ग्रुप है it will do a nucleophilic attack on the C1 कार्बन. So C5 से C1 में अटैक हो रहा है. Can you see bending? Okay, you can see the bending. And जब bending हो जाएगा again there will be a nucleophilic, so this type of bending causes the nucleophilic attack. इसमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाता है और हाइड्रोजन वहां फॉर्म हो जाता है। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ओके, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। एंड इफ OH ग्रुप इज इन अपसाइड देन दैट इज कॉल्ड इज योर बीटा। एनीवे दिस इज डी ग्लूकोज, OH ऊपर है तो देन इट इज कॉल्ड एज बीटा। सो दिस इज योर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ओके, पाइरेनोस। कीटल कहाँ होता है? हेमीकीटल आपका जहां कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। दिस इज योर फ्रक्टोज स्ट्रक्चर, ओके। यहां कहाँ आपका बॉन्डिंग होती है? द न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज बिटवीन C5 कार्बन टू C2 कार्बन, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऐसे होता है। अगेन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ओके, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ ये जो रिंग फॉर्मेशन हो रही है इट इज बिटवीन ओनली 4 कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज
फ्यूरानोस, ठीक है, यहाँ OH ग्रुप नीचे है, इट मीन्स इट्स अल्फा, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आप जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए डिफरेंशिएशन लाया है, आप एक बार पढ़ लीजिए बस, इट्स मोर देन इनफ। तो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं दैट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मोनोमर्स, ऑल द मोनोमर्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, मोनोमर्स। बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, उनके पास फ्री ग्रुप्स नहीं होते, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम नहीं करते। एग्जाम्पल सुक्रोज। देन आपका रिड्यूसिंग शुगर नाम में ही काम है, इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं करता, इसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप है, यहाँ फ्री नहीं है। ये आपका फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट में पॉजिटिव देता है, ये नेगेटिव देता है फेलिंग टेस्ट, जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ये मोनोसैकेराइड्स में मोस्टली होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के ग्रुप्स में चला जाता है। ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन टाइम, होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सो एट अ टाइम अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म डैश हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमने कल पढ़ा था। एक वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे एट ए टाइम में दूसरी वाटर मॉलिक्यूल के साथ कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन, इसका एक सिमिलर क्वेश्चन हमने कल देखा था, आप इसको सॉल्व कीजिए एज अ होमवर्क। व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का मैकेनिज्म क्या होता है? Option A, it acts by reducing the activation energy, it acts by increasing the activation energy, it acts by decreasing the pH, it acts by increasing the pH. Very simple question, एंजाइम की क्लास को अटेंड किया होगा तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ये सब हमने कल भी पढ़ा था और आज भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ओके, सो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा और आज के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज कीप लर्निंग, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ मेरे साथ पढ़ाई कीजिएगा रोज, ठीक है, बस आपको सिंपल से स्टेप्स फॉलो करना है। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाती जाती हूँ आप लर्न कर लीजिएगा, छोटे छोटे नोट्स बनाती जाइएगा, ठीक है, स्मॉल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिटन हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप उससे रिवीजन कर सके। अगर कोई डायग्राम वगैरह है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, टेक स्क्रीनशॉट, देन यू हैव टू डू इज रिवीजन, एक बार रिवीजन कर लीजिए सारे नोट्स की। ओके, शॉर्ट नोट्स की रिवीजन कर लीजिए, देन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए। ओके, आई टेल यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस किस चीज की, गेट की ले लीजिए एंड डीबीटी की ले लीजिए, दोनों बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन गेट गुड रैंक। ओके, टॉप 100 में आने का यही स्ट्रेटेजी है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, मैंने तो आपको स्ट्रेटेजी फ्री में ही दे दिया है ना। चलो ठीक है, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। ओके, यू कैन always contact us if you have any kind of doubts. Okay, thank you so much guys and have a nice day.